मैं डीके सिन्हा। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं। हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर कंपोनेंट्स, एपीआईज, हाई एंड मशीनरी, डिफेंस सिस्टम्स। और अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गए या जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए तो इंपैक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, आपके पोर्टफोलियो पर भी आ सकता है। स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत कीजिए। आज का वीडियो डर को क्रिएट करने वाला नहीं है। वी आर नॉट क्रिएटिंग फियर अमंग यू। ये वीडियो है डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट देन इमोशन और नो इमोशन ओनली रूल्स। आज हम डेटा ड्रिवन डीप डाइव करेंगे। इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, किस देश से इंपोर्ट करता है, कितना डिपेंडेंसी रिस्क है और कौन से सेक्टर्स फ्यूचर विनर्स बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज इंपोर्ट ब्लूप्रिंट। सबसे पहले बिग पिक्चर समझते हैं। इंडिया का मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट अप्रैल 2026 में अप्रोक्सीमेटली $28 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट $72 बिलियन के नियर चले गए हैं, यानी हम एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इंपोर्ट्स हमेशा बुरी चीज होती है? बिल्कुल नहीं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी को मशीनरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम चाहिए। ग्रोथ के लिए इंपोर्ट्स तो जरूरी होते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब डिपेंडेंसी स्ट्रेटेजिक रिस्क बन जाए। जैसे अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक कर जाए, जैसा अभी हुआ है, या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन ब्रेक हो जाए, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस सप्लाई को डिसरप्ट कर दे, तो क्या होगा? आईएनआर के ऊपर में प्रेशर आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाता है और एफआईआईज रिस्क ऑफ मोड में चले जाते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट में वाइडनिंग हो सकता है। इसका एस्टिमेट है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड राइजिंग इंपोर्ट बिल। आगे बढ़ने के पहले क्विज टाइम। इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट कैटेगरी कौन सा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन बी क्रूड ऑयल। आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और एक और इंटरेस्टिंग क्विज आएगा। अब आते हैं इंडिया की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी पर, एनर्जी इंपोर्ट्स। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का मोर देन 80% इंपोर्ट करता है। कुकिंग गैस डिपेंडेंसी भी अराउंड 60% के आसपास है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ते हैं तो इंपैक्ट सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं रहता। डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फर्टिलाइजर कॉस्ट, करेंसी, गवर्नमेंट फाइनेंसेस और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। रीसेंट मिडिल ईस्ट टेंशंस के बाद क्रूड प्राइसेस शार्पली स्पाइक हुए हैं और इंडिया का इंपोर्ट बिल भी काफी इंक्रीज हुआ है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक चार्ट नहीं देखते, वो क्रूड ऑयल को भी मॉनिटर करते हैं। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई फैमिली रोज स्विगी या जोमेटो पर ऑर्डर कर रही हो। किचन तो है लेकिन कुकिंग कम हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिपेंडेंसी। अब आते हैं फ्यूचर इकोनॉमी के बैकबोन पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। क्या आप इंटरेस्टिंग बात को जानते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के
फास्टेस्ट ग्रोइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थीम्स दोनों में से एक बन चुका है। इंडिया मोबाइल असेंबली में काफी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हाई एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है। ताइवान, चाइना और ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक इशू बन सकता है। फ्यूचर में आने वाले वार्स सिर्फ मिसाइल से नहीं, सेमीकंडक्टर डोमिनेंस से भी लड़े जा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट एग्रेसिवली PLI स्कीम्स, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, EMS इकोसिस्टम, PCB इकोसिस्टम पुश कर रही है। स्मार्ट मनी नैरेटिव्स नहीं देखता, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी टेलविंड्स को देखता है। अब टाइम है दूसरे क्विज का। आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस किस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन बी क्रूड ऑयल। आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। और एक और क्विज आएगा चार्ट एनालिसिस के बाद। चाइना डिपेंडेंसी, APIs, केमिकल्स एंड सोलर। अब बात करते हैं एक और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी की, चाइना के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी। इंडिया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग रियलिटी क्या है कि APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में इंडिया का सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी चाइना पर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ क्रिटिकल APIs में डिपेंडेंसी हिस्टोरिकली 60-70% तक गई थी। कोविड के टाइम आपको याद भी होगा कि दुनिया ने देखा कि सप्लाई चेन डिसरप्शन का एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है। इसी तरह सोलर मॉड्यूल्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। अब यहां पर स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखता है? फियर नहीं, अपॉर्चुनिटी। जब डिपेंडेंसी ज्यादा होती है तब गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एग्रेसिवली पुश करती है, और यही कारण है कि स्पेशलिटी केमिकल्स, डोमेस्टिक API मैन्युफैक्चरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, कभी मत भूलिएगा। और इसीलिए स्मार्ट मनी ऑफन अर्ली सेक्टर रोटेशन को पकड़ लेता है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर उसको नोटिस भी नहीं कर पाता है। अगर आप ध्यान से सोचिए तो मार्केट में सिर्फ चीप स्टॉक ढूंढने वाले इन्वेस्टर्स कभी कभी मैक्रो ट्रेंड्स मिस कर देते हैं, और मैक्रो ट्रेंड्स ही फ्यूचर सेक्टर लीडर्स क्रिएट करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि चार्ट के बाद में तीसरा क्विज करेंगे, लेकिन चलिए तीसरे क्विज को चार्ट के पहले कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग इंडिया के लिए सबसे स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में हो सकती है? ऑप्शन ए डिफेंस, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर्स। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दर्ज कीजिए। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट्स। अब आते हैं एक ऐसे सेक्टर पर जहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, नेशनल स्ट्रैटेजी भी बन सकता है। डिफेंस। हिस्टोरिकली इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक रहा है, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स में एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट एग्रेसिवली डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। यह सिर्फ सेल्फ रिलायंस, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी की स्टोरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएशन की स्टोरी भी बन सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, राडार सिस्टम्स, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल सिस्टम्स, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जैसे थीम्स क्लोजली मॉनिटर करते हैं। याद रखिए, नैरेटिव अलोन वेल्थ क्रिएट नहीं करता, एग्जीक्यूशन प्लस अर्निंग प्लस ट्रेंड ही सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करते हैं। कंट्री वाइज इंपोर्ट डिपेंडेंसी मैप। अब एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखते हैं। इंडिया सिर्फ प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज पर डिफरेंट स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसीज है। चाइना
इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, एपीआईज, केमिकल, रशिया, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एनर्जी सिक्योरिटी इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ताइवान सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, यूएसए एंड यूरोप हाई एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एविएशन सिस्टम्स। इंटरेस्टिंग बात यह है, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंट्रीज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एक स्मार्ट नेशन और स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों कंसंट्रेशन रिस्क को समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, डेटा से एक्शनेबल इंसाइट कैसे निकालें। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ हेडलाइंस फॉलो नहीं करते, वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सेक्टर पॉलिसी टेलविंड में है, कौन सा सेक्टर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेनिफिट ले सकता है और कौन सा सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर ब्रॉडली आज की चर्चा का हम आउटकम देखें तो कौन से सेक्टर फोकस में आपको नजर आते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस इकोसिस्टम। दूसरा, स्पेशलिटी केमिकल्स, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के बेनिफिशियरीज मार्केट क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। डिफेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड बन सकता है। हमेशा याद रखिए, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग के लिए प्राइस एक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं पर्सनली देखता हूं EMA 21, EMA 55, SMA 144, SMA 200, SMA 233, RSI का बुलिश रेंज शिफ्ट, वॉल्यूम कंफर्मेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, बिकॉज इवेंचुअली प्राइस फॉलोज ट्रेंड। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं यूजिंग वेरियस टेक्निकल टूल्स। तो आज हमने 3 सेक्टर के बारे में चर्चा की। तो पहला सेक्टर ईएमएस सेक्टर से हम पहले स्टॉक को देखते हैं। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है, मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर कर लिया है, लेकिन अभी भी ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है। SMA 144 का स्लोप डाउनवर्ड है, EMA 55 SMA 144 के नीचे है, लेकिन एक अक्यूमुलेशन बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस अगर इस अक्यूमुलेशन बैंड के बाहर आएगी तो ये मार्कअप फेज में चला जाएगा। अगर RSI को देखें तो यहाँ पे क्लियर कट रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको अलर्ट कहां सेट करना है, SMA 144 के ऊपर अलर्ट सेट कीजिए। अगर प्राइस उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी नजर आएंगे और प्राइस में स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई नजर आएगी, जहां पर आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का निर्माण कर सकते हैं, जो कुछ भी आपने इस चैनल की 0 to 0 की सीरीज से सीखा। अब ईएमएस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को देखते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंडिंग मूव, यहां पे ऐसा लगा कि डबल बॉटम बना रहा है और इसके अपेक्स का यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। फिर प्राइस ने अटेम्प्ट लिया, फॉलो थ्रू नहीं हो पाया। इसीलिए बोलते हैं ना कि कंफर्मेशन के बिना कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए। और यहां पर देखिए प्राइस गिर गई। अब यहां पर आपको अलर्ट सेट करना 4539 पे। इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो जाती है तो एक स्ट्रक्चर बन सकता है हायर हाइज का, और प्राइस पिछले जगह जहां से रिजेक्ट हुई है उसके ऊपर क्लोज होने की संभावना है। तब जाके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक इस सेक्टर का सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का चार्ट है दोस्तों। जो इस चैनल के डायमंड मेंटरशिप क्लब के मेंबर्स उन्हें मालूम होगा। ये स्टॉक हमने कब चर्चा की थी, जब स्टॉक करीब 700 रुपीज पर ट्रेड हो रहा था, और उसके बाद आप देखिए कितना मासिव स्ट्रक्चर बना है। ट्रेंड रिवर्सल के वक्त पे जब इसमें मोमेंटम शिफ्ट हुआ था तब इसकी चर्चा की गई थी। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई रिमेंबर। अब बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स की। ये नवीन फ्लोरीन का डेली प्राइस चार्ट है। तो यहाँ पे तो ट्रेंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, EMA 55 SMA 144 के ऊपर है, और सारे स्लो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के इंक्लाइनिंग अप है। और RSI पे देखें तो ऑलरेडी रेंज शिफ्ट हो चुका है। इसी सेक्टर का अगला स्टॉक देखते हैं दीपक नाइट्राइट। तो यहां भी अगर ध्यान से देखें तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे बनता हुआ नजर आ रहा है। मासिव अपसाइड मूव है, करेक्शन हुआ,
प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट ले रही है। अगर इस राइजिंग नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, ये देखिए रेजिस्टेंस है, तो ये लेफ्ट शोल्डर होगा, हेड होगा, राइट शोल्डर का ये ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। अब डिफेंस सेक्टर, जो तीसरा सेक्टर आज हमने डिस्कस किया, उसमें हमने रिसेंटली एक वीडियो लेके आए थे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, जहां पर एक हाइब्रिड कंपैरेटिव एनालिसिस की गई है HAL वर्सेस BEL। लेकिन डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए सोलार का स्टॉक है, यहाँ पर देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये अपेक्स था, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये मासिव ब्रेकआउट था रिवर्सल चार्ट पैटर्न का डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद। RSI में भी यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो चुका है। ऑफ कोर्स प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन, जहाँ पे EMA 21 भी है, वो अब डायनेमिक सपोर्ट के रूप में या वैल्यू जोन के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब एक बैलेंस पर्सपेक्टिव भी जरूरी है। हर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरी सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। चैलेंजेस भी हैं, टेक्नोलॉजी गैप्स, ग्लोबल कंपटीशन, एग्जीक्यूशन रिस्क, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, करेंसी वोलेटिलिटी। इसीलिए ब्लाइंडली नैरेटिव चेजिंग डेंजरस हो सकता है। मार्केट में परमानेंट सक्सेस के लिए डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्साइटमेंट। हार्वर्ड मार्क्स ने कहा था, यू कैनॉट प्रिडिक्ट बट यू कैन सर्टेनली प्रिपेयर, और मार्केट में प्रिपरेशन ही एज क्रिएट करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी सिर्फ इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये सेक्टर रोटेशन, करेंसी, इन्फ्लेशन, पॉलिसी, अर्निंग्स विजिबिलिटी और फ्यूचर मार्केट लीडरशिप है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इमोशनल नैरेटिव से ऊपर उठ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझते। अब आपके लिए आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक EMS स्टॉक, केमिकल स्टॉक और डिफेंस स्टॉक को निकालिए। मैंने बाकी तो काफी कुछ कवर किया है, और जो स्टॉक आपने चूज किया है उसके चार्ट को ओपन कीजिए और देखिए क्या EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, या फिर EMA 55 SMA 144 के ऊपर है। क्या RSI में बुलिश रेंज स्विच हो चुका है? क्या आपको कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, या ब्रेकआउट होने की संभावना दिखाई दे रही है? क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रहा है? और आपकी जो भी एनालिसिस है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना बेहतर टेक्निकल चार्ट को समझेंगे। अगर आपको ऐसे डीप डाइव मैक्रो प्लस सेक्टर रोटेशन एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज को अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।